हेलो एवरीवन। मैं रवि रंजन स्वागत करता हूं नई दिशाएं के इस यूट्यूब चैनल पे। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग देखेंगे जो अपना एसएससी का फॉर्म आया हुआ है जिसको आप एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग टास्क के नाम से जानते हैं। उस फॉर्म को भरने में आपको कौन कौन सी सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए, किस किस बातों का ख्याल रखा जाए तो हमें आगे चल के कोई दिक्कत नहीं होगी, उसके रिगार्डिंग हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्या होने वाला है अपना एग्जाम पैटर्न, क्या एसएससी एमटीएस में सिलेबस होता है, कैसे आप तैयारी करेंगे, फॉर्म भरते टाइम आप किन किन चीज़ों का ख्याल रखेंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं। ठीक। अच्छा, पहले ये देखिए, ये जो एमटीएस आप देख रहे हैं ना, नॉन टेक्निकल है ना, इसमें ये जो हवलदार वाली जो पोस्ट है इसको इस बार से इंट्रोड्यूस किया गया है, मतलब अभी से इसको शुरू किया गया है। चलिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है डेट ऑफ सबमिशन, मतलब आप फॉर्म कब से कब तक भर सकते हैं। 22/3 मतलब 22 मार्च से ये फॉर्म भराना शुरू हो गया है और 30 अप्रैल यानी कि 30/4 तक आप इसको भर सकते हैं। ठीक है। लास्ट डेट कहा जा रहा है कि रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, मतलब लास्ट डेट जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन को रिसीव करने का वो क्या है, 30 अप्रैल शाम को, रात को 11 बजे तक। ठीक। उसके बाद दिया हुआ है लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट, और आप पेमेंट कब तक कर सकते हैं, 2 मई तक। 2 मई को कब तक, 11 बजे तक। ठीक। लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान, अगर आपको ऑफलाइन चालान करना है यानी कि बैंक से ले जा करके, जो कि आमतौर पे आजकल कोई करता नहीं है, तो उसके लिए समय है आपके पास 3 मई तक। ठीक। उसके बाद है लास्ट डेट ऑफ पेमेंट थ्रू चालान। ठीक है, मतलब यहाँ पे आप चालान जनरेट कर लेंगे, चालान प्रिंट कर लेंगे और यहाँ पे आप जमा कर सकते हैं 4 मई तक। ठीक है। उसके बाद है डेट्स ऑफ विंडो एंड एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, अगर मान लीजिए कि आपके फॉर्म में कोई गलती हो जाती है, ठीक है, तो आप उसको करेक्ट करेंगे, उसके लिए समय है आपके पास 5 मई से लेकर के 9 मई तक, ठीक है ना। और हमेशा ध्यान दीजिएगा ये समय जो है 11 बजे तक, और ये फ्री नहीं होता है, इसके लिए आपको चार्ज देना होता है, ठीक है ना। 100 रुपये के आसपास आपको पे करना होता है अगर फॉर्म में कोई भी करेक्शन हो। शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जिसको आप सीबीटी बोलते हैं, तो सीबीटी में पेपर फर्स्ट का जो समय दिया गया है जुलाई 2022 में, लेकिन आपको पता है कि एग्जाम होगा कैसा, ऑनलाइन। तो ऑनलाइन एग्जाम जो भी हो रहे हैं वो एक डेट पे खत्म नहीं हो सकते। एक डेट पे इतने बच्चों का एग्जाम करा लेना एक साथ संभव नहीं है, जिसकी वजह से अनेकों शिफ्ट में एग्जाम्स हो रहे हैं और आपको जुलाई में कभी भी एग्जाम पड़ सकता है। उसके लिए डेट अभी एग्जैक्ट आया नहीं है, आएगा तो आपको पता चल। उसके बाद है कि यहाँ पे डेट ऑफ पेपर सेकेंड, यानी कि जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, ठीक है ना, तो इसका भी डेट आने वाला है, अभी आया नहीं। ठीक है, तो आप यहीं से समझ गए होंगे कि इस पर्टिकुलर जो एसएससी एमटीएस का एग्जाम होने वाला है। एसएससी एमटीएस में आपको दो पेपर देना होगा, एक पेपर फर्स्ट और एक पेपर, यानी कि जो फर्स्ट पेपर होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा और सेकेंड वाला होगा वो क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, हम लोग सिर्फ इसमें इंपॉर्टेंट चीजों को देखेंगे, लिखने को तो बहुत कुछ लिखा रहता है लेकिन आपके काम का क्या है उसको। यहाँ पे दिया हुआ है आपका कि सेवेंथ पे कमीशन और बाकी सारी जो चीज। वैकेंसी देख लेते हैं, वैकेंसी यहाँ की। वैकेंसी की बात करोगे अगर यहाँ पे, तो टेंटेटिव वैकेंसी फॉर द पोस्ट आर एज अंडर, यानी कि एमटीएस में अभी क्या है कि एमटीएस में आपको वैकेंसी अपडेट नहीं की गई है, मतलब एसएससी तक पहुंचाई नहीं गई है, तो इसलिए यहाँ पे दिया नहीं है। लेकिन जो हवलदार वाली पोस्ट है, सीबीआईसी और सीबीएन, इसमें 3603 पोस्ट है। 3603 पोस्ट बहुत होते हैं, कम नहीं है। और एमटीएस में भी होगा ही, है ना। अब देखो एमटीएस की अभी रिपोर्टिंग नहीं हुई है वैकेंसी की, मतलब ये इसका एक ये रीजन हो सकता है कि एमटीएस के जो भी स्टाफ्स बनते हैं वो भारत सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं। तो वैकेंसी अभी जो वो ऑफिसेज हैं, जैसे मान लीजिए कि आपका पोस्ट ऑफिस हो गया, ठीक है ना, डाक हो गया, और आप इसके अतिरिक्त जो भी मंत्रालय हो गया, मंत्रालय से रिलेटेड जो भी चीजें हैं जो केंद्र सरकार के अधीन, जैसे ईपीएफओ हो गया, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें अभी रिपोर्ट करेंगी वैकेंसी, तो वहां पे आपको इसका डिटेल भी पता चल जाएगा। ठीक।
पहले क्या होता था कि एसएससी की वैकेंसी आने से पहले ही सारी वैकेंसी अपडेट हो जाती थी, तो आपको वैकेंसी वहां पे देखने को मिलती थी। लेकिन अभी आप देख रहे हैं लास्ट 4-5 सालों से कि वैकेंसी जो है फॉर्म भराने के बाद अब एसएससी नोटिस निकाल देता है कि इतनी वैकेंसी हमारे यहाँ है और जिसके लिए हम लोग एग्जाम करवाएंगे, ठीक है ना। बाकी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, दिया हुआ है कि आप sc.nic.in पे जाइए, कैंडिडेट्स कॉर्नर का एक उसमें कॉलम होता है, वहां पे जाके आप टेंटेटिव वैकेंसी में एक बार वेरीफाई भी कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद बात करते हैं रिजर्वेशन। ठीक है, रिजर्वेशन आपको पता है ये कि किसको कैसे किस आधार पे मिलता है, दिया हुआ है क्या। रिजर्वेशन विल बी प्रोवाइडेड फॉर द शेड्यूल कास्ट यानी कि एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, एक्स सर्विसमैन एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी, ठीक है, एज पर एक्सटेंड गवर्नमेंट ऑर्डर। मतलब कि जैसे जो भी शेड्यूल हमारा रहता है एससी, एसटी और ओबीसी और जो भी रिजर्व कैटेगरी है, उसको जो रिजर्वेशन देने की प्रक्रिया रहती है वो समान रहेगी, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ ज़्यादा जानने की जानकारी है नहीं। यहाँ पे अब नेम ऑफ पोस्ट दिया हुआ है, ठीक, नेम ऑफ पोस्ट। एक तो हो गया आपका मल्टीटास्किंग स्टाफ, ठीक है। दूसरा हो गया फंक्शनल रिक्वायरमेंट, हाँ। इसमें जो है फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या है देख लीजिए, एस, एस टी, डब्ल्यू, बी एन, आर डब्ल्यू, एस सी, एच और सी, ठीक है। अब इसका नीचे एक्सप्लेनेशन दिया होगा, आप नीचे देख सकते हैं, ठीक है। सुटेबल कैटेगरी फॉर बेंचमार्क डिसेबिलिटी दिया। अब इसमें बेंचमार्क डिसेबिलिटी में कौन कौन से लोग आ सकते हैं उसका डिटेल यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए। दूसरा है अपना क्या, हवलदार के लिए, ठीक है। मतलब हवलदार का जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट होगा, यानी कि जो उनको काम करने को मिलेगा वो इससे रिलेटेड होगा, ठीक है। आप यहाँ पे देख लीजिए, सबका लिखा हुआ है प्रॉपर, है ना। यानी कि बी से ब्लाइंड, एल बी से लो विजन से विजन, ठीक है ना, लो विजन, ठीक है। उसके बाद डी से हो गया डीफ, एच एस से हार्ड ऑफ हियरिंग, मतलब जो मुश्किल से सुन पाए, वन आर्म अफेक्टेड। तो इस तरीके की चीजें हैं। आप नोटिफिकेशन यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं। आप इस वीडियो के यहाँ पे रोक दीजिए और इसको पूरा पढ़ लीजिए। फिजिकल रिक्वायरमेंट में देख लीजिए क्या है, एस से सीटिंग, एस टी से स्टैंडिंग, डब्ल्यू से वॉकिंग, बी एन से बेंडिंग, बेंडिंग मतलब होता है झुक करके कोई काम करना, एम एफ से हो जाएगा मल्टी मैनिपुलेशन विद फिंगर्स, ठीक है, मतलब हाथों को चला करके, आर डब्ल्यू से हो गया रीडिंग राइटिंग, एस सी से हो जाएगा सीइंग, एच से हो जाएगा हियरिंग, सी से हो जाएगा कम्युनिकेशन यानी कि बातचीत। तो आप इसको एक बार देख सकते हैं, इसकी अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है। अब नेशनलिटी क्या होनी चाहिए, ये सबको पता होता है कि आप जो है भारत के नागरिक हैं, तभी इस फॉर्म को भरने के लिए इच्छुक होंगे, तो इसमें बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आप देख सकते हैं कि भारत का सिटीजन हो, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल हो, सब्जेक्ट ऑफ भूटान हो, इस तरीके से, ठीक। उसके बाद आते हैं अगले पॉइंट पे, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है अपना। हाँ, एज लिमिट देख लीजिए, एज लिमिट क्या होनी चाहिए। सबसे पहले जो एज की काउंटिंग होगी वो होगी 1/1/2022 को, यानी कि 1 जनवरी 1 जनवरी 2022 को आपका एज कितना होना चाहिए, 18 से लेकर के 25 वर्ष के भीतर होना चाहिए, ठीक है। यानी कि 2/1/1997 से पहले का नहीं होना चाहिए और 1/1/2004 के बाद का नहीं, ठीक है। और ये हो गया आपका किसमें, हवलदार और सीबीएन, जो जो भी जो हवलदार वाली पोस्ट है उसके लिए, डिपार्टमेंट्स ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। और 18 से 27 साल होना चाहिए एमटीएस के लिए, यानी कि 2/1/1995 से लेकर के 1/1/2004 तक के लिए, ठीक। अब यहाँ पे देख लीजिए आरक्षण किसको कैसे मिलेगा, ये आपको पता भी रहता है नॉर्मली, लेकिन फिर भी जान लीजिए। अगर आप एससी हैं तो 5 साल, ओबीसी हैं तो 3 साल, पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व कैटेगरी में है 10 साल, पीडब्ल्यूडी ओबीसी हैं 13 साल, ठीक है। अब देखो यहाँ पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व का मतलब, अगर आप जनरल से आते हैं और आप पर्सन विद डिसेबिलिटीज में है, यानी कि आप अगर दिव्यांग हैं तो 10 साल का आपको यहाँ पे एग्जामेशन मिल जाएगा। पीडब्ल्यूडी ओबीसी एस सी एस टी के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, देख लीजिए। पीडब्ल्यूडी ओबीसी है तो 13 साल, पीडब्ल्यूडी एस सी एस टी है तो 15 साल। अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो 3 साल का यहाँ पे मिलता है, ठीक है। डिफेंस पर्सनल है, पहले से दिया डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड, यानी कि अगर मान लीजिए कि आप डिफेंस पर्सनल है, यानी कि आप किसी डिपार्टमेंट में पहले से काम करते, जैसे नेवी हो गया, आर्मी में हो गया, ठीक है। तो आप वहाँ पे अगर काम कर रहे हो, उस दौरान अगर आपको आप अगर डिसेबल्ड हो गए हैं तो वहाँ पे आपको 3 साल के लिए, ठीक है, ये मिलेगा, ठीक है, एग्जाम्पशन मिलेगा।
उसके बाद डिफेंस पर्सनल डिसेबल SC ST के लिए 8 साल हो जाएगा, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज के लिए अप टू 40 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है, मतलब 40 साल का जो हो, यानी कि आप किसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो उसके लिए आपके पास 40 साल का समय रहेगा, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय दिया हुआ हु हैव रेंटर्ड नॉट लेस देन 3 ईयर्स, ठीक है ना, इसमें आप 45 साल तक, तो ये आप एक बार रुक करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर आप विडो हैं, विधवा हैं, डाइवोर्स वुमेन है, अगर आपका तलाक हो चुका है, वीमेन जुडिशियली सेपरेटेड, मतलब आप अगर कोर्ट के सहमति से सेपरेट हुए हैं, ठीक है, तो उनके लिए दिया हुआ, और जो लोग शादीशुदा नहीं है, तो ऐसे लोग अगर हैं तो मतलब जो यहाँ पे देखो, इसको अच्छे समझो। विडोज आप समझ रहे हो, विडोज का मतलब होता है जो विधवा है, ठीक है। डिवोर्स वीमेन का मतलब होता है कि जिनका डिवोर्स हो चुका है। वुमेन जुडिशियली सेपरेटेड, ठीक है, मतलब सेपरेट तो हो गई, ठीक है, मतलब हस्बैंड से सेपरेट हो गई, लेकिन उसने दोबारा से रीमैरिज नहीं किया, तो उनके लिए जो है 35 साल तक का आरक्षण मिलेगा। अगर 35 साल की उम्र उसकी हो गई है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर नहीं हो तो वही इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। अगला देख लीजिए, विडो डाइवोर्स्ड वुमेन जुडिशियली सेपरेटेड एंड हु आर नॉट रीमैरिड, है ना, और SC ST कैटेगरी के है तो उसके लिए 40 साल, ठीक, तो ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ कि डेट ऑफ बर्थ जो आपका होना चाहिए वो मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट के अनुसार होना चाहिए, ठीक। आगे देख लेते हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा, वैसे बहुत काम की चीज नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट पे आते हैं। अब यहाँ पे एक सर्विसमैन का परिभाषा दिया है कि एक सर्विसमैन आखिर हम किसको मानेंगे, ठीक है, तो आप इसको एक बार देख लेंगे। आगे चलते हैं। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन से रिलेटेड दिया हुआ है कि एज रिलैक्सेशन में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे, ठीक है, तो आप इसको एक बार वीडियो पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक। आगे हम देख लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे दिया है कि इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, मतलब 30 अप्रैल 2022 तक, तो जो आपके इसेंशियल क्वालिफिकेशन की जो गणना होगी वो कब होगी, 30 अप्रैल 2022 को, और जो आपका एज वाला होगा वो कब होगा, 1/1/2022 को, तो आप इसको ध्यान रखिए। दिया हुआ कैंडिडेट मस्ट है पास्ट मेट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम और रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, मतलब अगर आप हाई स्कूल पास हैं या फिर मदरसा बोर्ड से पास हैं तो आप इसमें, एज पर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट नोटिफिकेशन डेट 10 June 2015 पब्लिश इन द गैजेट ऑफ इंडिया, ऑल द डिग्रीज डिप्लोमा सर्टिफिकेट, ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। आप सिर्फ इतना से समझिए साधारण शब्दों में कि अगर आप मैट्रिकुलेट हैं, यानी कि मैट्रिक आपका हो चुका है, हाई स्कूल पास हैं, 30 अप्रैल 2022 तक आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, अप्लाई करने का तरीका क्या होगा। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको SSC.NIC.in पे जाना है, या फिर आप किसी भी अदर वेबसाइट से, जैसे sarkari.com हो गया, वहाँ पे जाकर किसी से अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे किसी वेबसाइट को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तो आमतौर पे बच्चे वहाँ से फॉर्म भरते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपलोड द स्कैन कलर फोटोग्राफ साइज फोटोग्राफ, ठीक है ना, पासपोर्ट साइज का होना चाहिए फोटोग्राफ, है ना, इन JPEG फॉर्मेट, जो होना चाहिए 20 KB से लेकर के 50 KB के बीच में। द फोटोग्राफ शुड नॉट बी मोर देन 3 months ओल्ड, मतलब 3 महीना पहले का नहीं होना चाहिए। तो इसी से क्लियर है कि डेट ऑफ फोटो वहाँ पे मेंशन होना चाहिए। कई बार बच्चे बोल देते हैं कि ये नहीं लिखा है कि डेट ऑफ फोटो मेंशन करो, नहीं मेंशन करना होता तो यहाँ पे क्यों देता कि 3 महीने से पहले का, तब आप कभी का लगा दीजिए, क्या फर्क पड़ता है, ठीक। तो आप डेट ऑफ फोटो यहाँ पे अपना देख लेंगे। उसके बाद है, इफ द प्रॉपर फोटोग्राफ इज नॉट अपलोडेड, कहा जा रहा है कि अगर प्रॉपर आपका फोटोग्राफ अपलोड नहीं किया जाता है तो फॉर्म आपका एक्सेप्ट नहीं होगा। जैसे लास्ट ईयर अभी जो कुछ दिन पहले SSC GD का एक एग्जाम हुआ था, अगर आप दिए होंगे तो आपको पता होगा। तो SSC GD के एग्जाम में क्या हुआ था कि 7 लाख के आसपास बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया। तो आप इन सब चीज़ों से बचने की कोशिश करिए, क्योंकि ऑलरेडी वैकेंसी आप देख ही रहे हैं कि कैसे आ रही है धीरे धीरे एकदम। तो इन सब चीज़ों से बचना ही एक सॉल्यूशन है कि जो भी आपको एक दो मौके मिल रहे हैं साल में, उसको आप फायदा उठाए, ये नहीं कि उसमें भी आप गलती कर दें, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। एप्लीकेशन फ़ी की अगर बात की जाए तो एप्लीकेशन फ़ी क्या होने वाला है, ठीक है।
तो फी जो पेएबल होगा वो होगा 100 रुपया। ये भी 100 रुपया सिर्फ किसके लिए होता है, अगर आप जनरल और ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तब, है ना। लड़कियों के लिए मुफ्त है, महिलाओं के लिए मुफ्त है, जितनी रिजर्व्ड कैटेगरी है सबके लिए फ्री है। फी आप पे कैसे कर सकते हैं, है ना। आप कर सकते हो या तो भीम यूपीआई से, नेट बैंकिंग से, ठीक है ना, यूजिंग वीजा, मास्टर कार्ड, मेस्ट्रो कार्ड, आप ऑनलाइन जो भी जिस माध्यम से पेमेंट करते हैं, या फिर आप एसबीआई का चालान निकाल करके सीधे ब्रांच से कर सकते हैं, जो कि आमतौर पे आजकल लोग करते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे वही सारा टाइम दिया है जो हम लोग अभी ऊपर दे करके, कि आपको कब तक ऑनलाइन करना है, कब तक ऑफलाइन करना है। अब यहाँ पे दिया हुआ, कैंडिडेट हु आर नॉट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द फी पेमेंट मस्ट इंश्योर दैट दियर फी हैज बीन डिपॉजिटेड विद एसएससी। कहा जा रहा है कि जो लोग छूट नहीं लेते हैं, यानी कि जो कैटेगरी से बाहर वाले हैं, अगर वो अपना फॉर्म का पेमेंट नहीं करते हैं तो उनका फॉर्म इनकम्प्लीट माना जाएगा और उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे दिया हुआ है कि आप वेरीफाई कर लें, पेमेंट करने के बाद आप फॉर्म स्टेटस में या पेमेंट स्टेटस में जा करके वेरीफाई कर लें कि आपका पेमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विंडो फॉर एप्लीकेशन करेक्शन, ठीक है ना। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि जो एप्लीकेशन, अगर मान लीजिए आपका कुछ गलत भर दिया आपने, तो ये कब से कब तक रहेगा, ठीक है। तो 5 मई से लेकर के 9 मई तक, यानी कि 4 दिन का समय मिलेगा, रात को 11 बजे तक, ठीक है। तो आप इसमें अपना सुधार सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे देख लीजिए, चार्ज इसका दिया हुआ है क्या, द कमीशन विल लेवी ए यूनिफॉर्म करेक्ट चार्जेस 200 फॉर मेकिंग करेक्शन एंड री सबमिटिंग मॉडिफाइड करेक्ट एप्लीकेशन फॉर फर्स्ट टाइम, है ना। अच्छा, ये देखिए, हमने वहाँ पे 100 रुपये बता दिया था, आप यहाँ पे देखिए 200 रुपया यहाँ पे देना पड़ेगा अगर आप करेक्ट करते हैं, ठीक है ना। फिर आपका सही नहीं होता है, अगर आप फिर दोबारा गलती कर रहे हैं तो आपको कितना देना होगा, 500। तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, एक एक चीज को कायदे से दे करके आराम से फॉर्म भरिए, 10 मिनट एक्स्ट्रा लगाइए, लेकिन गलती मत कीजिए, क्योंकि 100 रुपये का फॉर्म है, 200 रुपये आपको करेक्शन मिलेगा, फायदा क्या होगा फिर यहाँ पे वही सारी चीजें लिखी गई हैं कि जो करेक्शन का फी होगा आप यहाँ पे कैसे जमा कर सकते हैं, इस पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। उसके बाद नेक्स्ट, अब एग्जाम सेंटर आप अपनी सुविधा के अनुसार डाल सकते हैं, जैसे सेंट्रल रीजन में अपना बिहार और उत्तर प्रदेश आता है, तो इसमें भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, आगरा, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज और वाराणसी, ये सारे सेंटर्स होते हैं, है ना। आपको पता है कि 3 सेंटर्स डालने होते हैं, 3 सेंटर्स में एक सेंटर आपको दे दिया जाए। बाकी ये रीजन वाइज है, आप अपना देख सकते हैं अलग अलग रीजन के, ठीक। आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि जिस रीजन से आप फॉर्म भरते हैं उसी रीजन में आपको पेपर देना होगा, यानी कि जैसे मान लीजिए कि ये वेस्टर्न रीजन है, ठीक है, वेस्टर्न रीजन के ही सेंटर्स में आप पेपर दे सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आता है रीजन सेलेक्ट करने के लिए, तो अगर आपने सेंट्रल किया है तब तो यूपी बिहार के सेंटर्स मिलेंगे, लेकिन अगर आपने कर लिया वेस्टर्न रीजन तो आप इधर के कोई सेंटर में एग्जाम दोगे, है ना, बाहर नहीं जा सकते, और नहीं आप बिहार में दे सकते, ठीक है। आगे देखिए, अब देखिए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, ठीक है ना, ये समझने वाली चीज यह होगा कि द एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ अ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पेपर, ठीक है ना। कहा जा रहा है कि सीबीई होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, पेपर फर्स्ट, उसके बाद होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, या फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी कि जो हवलदार वाली पोस्टें हैं, ठीक है ना, इसमें लिखा भी है कि फॉर द ओनली फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार एंड डिस्क्रिप्टिव पेपर, और दूसरा क्या हो जाएगा, यानी कि सबसे पहले आपको पेपर 1 देना है, फिर फिर आपको फिजिकल टेस्ट देना है, और उसके बाद से डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। द शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन इंडिकेटेड इन द नोटिस इज टेंटेटिव, कहा जा रहा है कि जो भी शेड्यूल दिया गया है वो सिर्फ टेंटेटिव है। टेंटेटिव का मतलब ये होता है कि अनुमानित हो, ठीक है। Any change in the schedule of examination will be informed to candidates only through the website of the commission। कहा जा रहा है कि अगर कोई परिवर्तन किया जाता है तो केवल और केवल कमीशन के, यानी कि एसएससी के वेबसाइट पे अवेलेबल रहेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, देयर शैल बी नो प्रोविजन फॉर रीचेकिंग ऑफ द स्कोर्स, नो करस्पॉन्डेंस इन दिस रिगार्ड शैल बी इंटरटेन। कहा जा रहा है कि कोई भी दोबारा से प्रोविजन नहीं है, जैसे अगर आपको लगता है कि आपने कुछ गलत कर दिया
या फिर आपको लगता है कि आप 120 नंबर पाने वाले थे लेकिन आप 100 नंबर पाए हैं, ठीक है? तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि आपके कॉपी को आपने जो पेपर दिया है उसको दोबारा से चेक करें। तो आप इस पे ध्यान रखेंगे, ठीक है ना? और ये भी दिया हुआ है कि नो कोरस्पोंडेंस, मतलब कोई भी पत्राचार आप करते हैं तो उसको इंटरटेन नहीं किया जाएगा। इंटरटेन करने का मतलब मनोरंजन करना नहीं, यहाँ पे इंटरटेन करने का मतलब है उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, ठीक। पैटर्न देख लो यहाँ पे क्या है। देखिए, अगर आप नॉर्मल स्टूडेंट हैं, ठीक, तो आप ये देख ही रहे हो, ठीक है? जनरल इंग्लिश है ना, 25 क्वेश्चन 25 नंबर का है, ठीक है? यहाँ पे इधर वाला जो हिस्सा है वो क्वेश्चन दिखा था, इधर वाला जो मार्क्स दिखा। जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग 25 क्वेश्चन रहेंगे 25 मार्क्स के। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड हो गया 25 से 25, और जनरल अवेयरनेस हो गया 25 क्वेश्चन, यानी कि 4 सेक्शंस रहेंगे, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ और जीके जी, ठीक है? उसमें से 25-25 के ईच सेक्शन रहेंगे, तो इसमें क्या होगा, 100 क्वेश्चंस रहेंगे और 100 नंबर के रहेंगे। टाइम जो आपको मिलेगा 1.5 घंटे का मिलेगा, ठीक है ना? 90 मिनट बहुत समय है, कम समय नहीं है 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने। और 120 मिनट मिलेगा किसके लिए? 120 मिनट मिलेगा जो लोग दिव्यांग हैं, यानी कि जो लोग विकलांग हैं, पीडब्ल्यूडी वाले हैं, ठीक है? अब देखिए, इसमें दिया हुआ है कि पेपर 1 विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है ना? पेपर फर्स्ट जो होगा ऑब्जेक्टिव होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। द क्वेश्चंस विल बी सेट बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी। अब कहा जा रहा है क्वेश्चन जो भी रहेगा वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा। अब कौन कौन से क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश में रहेंगे, देखिए, रीजनिंग वाला, मैथ वाला और जीके जीएस वाला। अब ये मत समझ लेना कि इंग्लिश का भी हिंदी लिखे देगा, फिर बात ही क्या रह जाएगी, ठीक। निगेटिव मार्किंग होना है, निगेटिव मार्किंग कितना है, 1/4, यानी कि 0.25। अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करोगे तो 1 नंबर आपका पूरा कट जाएगा, और एक क्वेश्चन गलत करोगे तो 0.25 आपका कट, तो इस पे आप ध्यान देंगे हमेशा। नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा, इसमें ये भी दिया है, देख लो कि मार्क्स स्कोर्ड बाय कैंडिडेट इन पेपर फर्स्ट कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन इफ कंडक्टेड इन मल्टीपल शिफ्ट। कहा जा रहा है कि अगर उसको अलग अलग शिफ्ट में कंडक्ट कराया जाता है तो उसको नॉर्मलाइज किया जाएगा, यानी कि नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन का नोटिस आप देख सकते हैं एसएससी साइट पे जाकर, ठीक है? जो 7/2/2019 को जो तरीका फॉर्मूला बनाया गया उसके आधार पर, ठीक है? उसके बाद है कि आंसर की आपको दिया जाएगा, ठीक है ना? और आपको लगता है कि आंसर गलत है तो आप 100 रुपये प्रति क्वेश्चन के रेट से आप उस क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी क्वेश्चन का आंसर आपने लगा दिया बी, और लगता है कि आंसर जो वेबसाइट दे रही है वो आपका आंसर अगर गलत कर रही है, और आपको लगता है कि आंसर आपका बी ही सही है, तो वैसे केसेज में आप क्या कर सकते हो, 100 रुपया प्रति क्वेश्चन के हिसाब से 100 रुपये प्रति क्वेश्चन के हिसाब से उस क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हो, ठीक है? अगर क्वेश्चन सही हो गया, अगर आपका आंसर सही हुआ और जो आयोग है यानी कि जो कमीशन है उसका आंसर गलत होता है, तब तो आपका पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आपका आंसर होता है गलत, ठीक है ना, और आयोग ने जो आंसर लगाया वो है सही, तो फिर वो पैसा रिफंड। ये तो ये सब बेसिक चीजें हैं, इतना बच्चे करते कहाँ है, लेकिन फिर पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव होता है, ठीक है? अब यहाँ पे बच्चे डर जाते हैं कि क्या ये केवल इंग्लिश में होगा, तो आंसर है नहीं। नहीं, इसलिए कि इसमें देखो, एक शॉर्ट ऐसे आएगा और एक आएगा लेटर लिखने का, ना? अब आप चाहे तो इंग्लिश में लिख लो, और चाहे तो जो 8वीं अनुसूची है संविधान, 8वीं अनुसूची में जो 22 लैंग्वेजेज हैं, ठीक है, उसमें किसी एक में लिख सकते हो। आप हिंदी में लिख सकते हो, मैथिली में, संथाली में, डोगरी में, जो भी अपनी लैंग्वेज है, और उसमें 22 लैंग्वेजेज के बीच उसमें से किसी पे भी लिख सकते हो। इसमें 25-25 का होगा लोग, ठीक है? मतलब एक ऐसे आएगा 25 नंबर, ऐसे समझते हो ना निबंध, और लेटर होता है वो भी हो जाएगा कितने, 25। ठीक है? इसमें आपको समय मिलेगा 45 मिनट का। जो व्यक्ति जो व्यक्ति यहाँ पे आते हैं, यानी कि डिसेबल्ड वाले कैटेगरी में आते हैं, डिसेबल यानी कि जो जिनको स्क्राइब की जरूरत है, जो पीडब्ल्यूडी सेक्टर से आते हैं, ठीक है, तो उनके लिए 60 मिनट का समय मिलेगा, यानी कि 15 मिनट का कॉम्पेंसेटरी।
तो यहाँ पे दिया हो कि पेपर 2 जो होगा वो पेन पेपर मोड में होगा, मतलब पेपर 2 जो होगा वो डिस्क्रिप्टिव होगा, आपको पेन पेपर मोड में होगा लिखना। ठीक, समझ गए इस बात को। अगले में देख लीजिए, पेपर 2 विल ओनली बी ऑफ क्वालिफाइंग नेचर। जो पेपर 2 होगा वो केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यानी कि इस पे मेरिट नहीं। तो मेरिट बनेगी कहाँ पे, जो 100 क्वेश्चन का जो यहाँ पे 4 हिस्सा है, यानी कि 25-25 का जो आपने देख लिया, इसी 25-25 में अभी 100 में से मान लो कि अगर आप 90 लाते हो तो आपके ऊपर है। पेपर 2 will be held only for those candidates who made the cutoff prescribed by commission in paper 1 for different category। कहा जा रहा है कि पेपर 2 में केवल वही लोग भाग लेंगे जो पेपर फर्स्ट को पास करेंगे, पेपर फर्स्ट के कट ऑफ को निकालेंगे। तो आप ऐसा मत समझ लीजिएगा कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों सबको देने। बाकी ये जो बात लिखी गई है इसमें यही लिखा गया है कि आप जब पेपर 2 देने जाओगे तो आपको सही जगह पे अपना रोल नंबर, सही जगह पे अपना सिग्नेचर, ये सारी चीजें करनी है जो कि आपको आमतौर पे पता होता है। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे सिलेबस क्या रहेगा, साफ साफ लिखा हुआ देख लो, क्वेश्चंस ऑन जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग विल बी नॉन वर्बल कंसीडरिंग द फंक्शन अटैच्ड टू द पोस्ट। कहा जा रहा है कि ये नॉन वर्बल रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस पे क्वेश्चन। क्वेश्चंस ऑन न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड जनरल इंग्लिश, यानी कि मैथ और जनरल इंग्लिश का जो क्वेश्चन होगा विल बी सिंपल, जो साधारण होंगे, ऑफ अ लेवल दैट एन एवरेज मैट्रिकुलेट विल बी इन अ पोजीशन टू आंसर कंफर्टेबली। यानी कि जो कोई साधारण मैट्रिकुलेट यानी कि मैट्रिक पास किया है वो भी उसका जवाब दे सकता है। ठीक, क्वेश्चंस ऑन जनरल अवेयरनेस विल आल्सो बी सो ऑफ फेमिलियर। कहा जा रहा है कि जो जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है वो भी क्या होता है, फेमिलियर होता है, यानी कि जो आप आसपास की चीज को जानते रहते हैं, बेसिक जीके समझ लो, ठीक वही क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पे देख लो इंग्लिश में क्या क्या चीजें हैं। ये सबसे जो आपका भयभीत करने वाला सब्जेक्ट होता है वही यही है वो, तो आप इसे डरिए नहीं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, अब देख लो साफ साफ लिखा हुआ बेसिक, और आप पढ़ने लगते हो एडवांस के चक्कर में वहीं पे बर्बाद हो जाते हो। ठीक है, पर आपका बेसिक ठीक है तो दिक्कत नहीं आएगी। इट्स वोकैब यानी कि वर्ड पावर, ग्रामर यानी कि जो आपके बाकी सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच और ये सब चीजें आती हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड इट्स करेक्ट यूजेज, ईटीसी एंड राइटिंग एबिलिटी वुड बी टेस्टेड। और राइटिंग एबिलिटी टेस्ट किया जाता है मेंस में, यानी कि पेपर 2 में। तो पेपर 2 में आपको परेशान होने की जरूरत है ही नहीं। इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है कि आप वहाँ पे आराम से क्या कर सकते हो, दूसरे लैंग्वेज में लिख सकते हो अगर आपको इंग्लिश में कष्ट परेशान है। बाकी यहाँ पे ये रीजनिंग का सिलेबस है, इसमें वर्बल नॉन वर्बल दोनों टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसको एक बार देख लेंगे अपने हिसाब से। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड मैथ में आपको बेसिक वही क्वेश्चन, जो एक अपना अर्थमेटिक हो गया, मेंसुरेशन हो गया, ग्राफ वाले क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन उसमें आते हैं। जनरल अवेयरनेस में क्या है आपका, वही इतिहास, भूगोल, नागरिक पढ़े हो, इसमें दिक्कत नहीं है, करंट अफेयर्स, ये सब चीजें आएंगी। पेपर 2 आपको पता चल ही गया कि पेपर 2 में क्या क्या चीजें, यानी कि एक ऐसे लिखना होगा और दूसरा लेटर लिखना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ है, अच्छा एक चीज और देख लीजिए, दिया है ना राइट वन शॉर्ट ऐसे और लेटर, मतलब एक ही लेटर लिखना है या फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है ना। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या है कि ये देखो, मेल के लिए आपको चलना है कितना, 1600 मीटर 15 मिनट। आप चल लो, दौड़ लो, बैठ के जाओ। ये फीमेल के लिए कितना है, 1 किलोमीटर, यानी कि 1600 मीटर लड़कों के लिए और 600 मीटर सीधे कम और 5 मिनट का समय ज्यादा। ठीक है, इसमें आपको मिलेगा 1000 मीटर चलना है 20 मिनट में, यहाँ पे चल 1600 मीटर में साइकिल चला लेनी है कितनी, 8 किलोमीटर लड़कों को चलाना है 30 मिनट में, और 3 किलोमीटर इन लोगों को चलाना है 25 मिनट, यानी कि सीधे 5 किलोमीटर की कमी और 5 मिनट। ठीक, खैर ये कोई बात नहीं, आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। अब कहा जा रहा है साइकिलिंग इज नॉट अप्लीकेबल फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार इन पीजीडीएम, पीजी सॉरी डीजीपीएम जो पोस्ट है इसमें आप एलिजिबल नहीं होंगे हवलदार के लिए साइकिलिंग करने के लिए। ठीक, बाकी ये पढ़ लीजिएगा। ठीक।
में दिया हुआ है कि जो दिया हुआ वुमेन कैंडिडेट हुई रिजल्ट टेस्ट इज फाउंड टू बी प्रेग्नेंट ऑफ 12 वीक्स स्टिंग और ओवर सेल बी डिक्लेयर, कहा जाए कि इनको समय दे दिया जाएगा। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में देख लो, हाइट कितनी होनी चाहिए। अगर आप लड़के हैं, मेल हैं, तो मेल के लिए हाइट कितनी है, 157.5 सेंटीमीटर। अब 5 सेंटीमीटर का छूट मिलेगा, किसको मिलेगा, अगर आप गढ़वाली हो, असामी हो, गोरखा से हो, मेंबर ऑफ शेड्यूल ट्राइब। चेस्ट अनएक्सपेंडेड होना चाहिए 76 सेंटीमीटर और फुलाओगे, ठीक है, 5 सेंटीमीटर, यानी कि एक्सपेंडेड। फीमेल के लिए देख लीजिए, फीमेल के लिए यहाँ पे हाइट हो गया 152 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर छूट मिलेगा गढ़वाली को, असामी को, गोरखा को और मेंबर ऑफ शेड्यूल ट्राइब को, एसटी। ठीक। वेट होना चाहिए 48 kg। रिलैक्सेबल बाई 2 kg इन द केस ऑफ गढ़वाली, फिर वही बात है, 2 kg का छूट दिया जाए किसको, गढ़वाली को, असामी को, गोरखा को और मेंबर्स को। ठीक है, तो मेल के लिए क्या चाहिए, हाइट और चेस्ट चेक किया जाएगा, then मापा जाएगा, और फीमेल के लिए हाइट और वेट देखा। तो जो अगर कोई भारी भरकम महिला हो तो वो इस फॉर्म को नहीं भर सकती है। तो अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं और फॉर्म भरना चाहते हैं तो अभी से अपनी तैयारी पे ध्यान दें, ठीक है ना। रिटन के साथ साथ फिजिकल भी आपका होना चाहिए, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो चीज़ें दी गई हैं वो आपके काम की नहीं है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे वही सारी चीज़ें लिखी गई हैं कि अगर आप एग्जाम देने जाते हो तो आपको क्या क्या चीज़ें लेकर के जानी होगी। एक फोटो आईडी प्रूफ, जिस पे आपका ये छपा हुआ हो, और डेट ऑफ बर्थ, नाम, फादर्स नेम प्रॉपर छपा होना। और देख लेते हैं और कुछ है। तीसरा जो प्रोसेस है, लास्ट में एग्जाम हो जाने के बाद आप सेलेक्ट हो जाते हैं, तब होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको जो जो चीज़ें लेके जानी होती हैं वो आपको उस टाइम भी बता दी जाती हैं, ठीक है। बाकी तो और इसमें कुछ ऐसा है नहीं जो आपको बताया जाए, ठीक है। ये देख लीजिए, दिया हुआ मोड ऑफ सिलेक्शन, दिया हुआ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन पेपर 1 आर एज फॉलो। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो 30% लाना है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस से हैं तो 25%। 30% का मतलब क्या, 100 नंबर का पेपर है, 30 नंबर ले आओगे तो अनरिजर्व में पास हो जाओगे। ओबीसी अगर आप हो, ईडब्ल्यूएस हो तो 25 नंबर लाना है। अगर आप दूसरी कैटेगरी से हैं, एससी एसटी हो गया चाहे कुछ और हो गया, तो आप यहाँ पे आएंगे 20 नंबर, ठीक है। तो सिर्फ इतना सा कहना है कि क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में कि अगर आप 30% लाते हो अनरिजर्व कैटेगरी में, ओबीसी में आप 25% और अदर कैटेगरी में 20%, तो आप पास तो हो जाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको फिर पेपर 2 में बुलाया जाएगा सब, ठीक है। अब देखो, पास होने का दो ये होता है ना, पैरामीटर है। एक है कि आप कट ऑफ को पार करें, ठीक, और दूसरा ये होता है कि जो मिनिमम लाना है उतना लाएं। यानी कि 100 में 20 ला दिए तो क्या आप पास हो गए, नहीं। अगर 20 कट ऑफ जाए तब तो पास हो, लेकिन मान लो कि अगर कट ऑफ चला गया 80, ठीक, और आप सिर्फ 20% ला के खुश हो गए कि चलो हम पास हो गए, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, आप पास नहीं हो। क्लियर है, आगे देख लेते हैं। ठीक है, अब इसमें दिया हुआ है कि पेपर 2 विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर। अब पेपर 2 में क्या है कि क्वालिफाइंग नेचर का है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन पेपर 2 आर एज फॉलो, ठीक है ना। अनरिजर्व कैटेगरी हो तो 40% लाना है, यानी कि 50 नंबर का पेपर है तो 20 नंबर आपको लाना होगा, ठीक है। और अगर आप दूसरी कैटेगरी से हैं तो 35%, तो 50 का 35% देख लीजिएगा कितना होता है। क्लियर है, उसके बाद से नेक्स्ट, और इसमें देख लीजिएगा रिजोल्यूशन ऑफ द टाई केसेज, ये सब ये आपके काम का नहीं है, आप इतना, हाँ, ये रिजोल्यूशन ऑफ द टाई केसेज मतलब दो लोगों का नंबर अगर एक जैसा आ जाता है तो किन किन चीजों को देखा जाएगा, तो ये सब आप देख लेना। पहले आप पेपर दीजिए, ठीक, जैसे तैयारी कीजिए, उसके बाद की सब चीजें हैं सोचने वाली कि दो लोगों के नंबर एक जैसे आ जाएंगे तो क्या होगा। ज्यादा सोचने का कोई मतलब होता नहीं है, तो पूरा फोकस करके अपनी तैयारी कीजिए, ठीक। और कुछ है नहीं इसमें ऐसा जो आपको बताया जाए, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है कि आपको इससे एसएससी एमटीएस को तैयारी को लेकर के एक दिशा प्रदान होगी, आपको क्या क्या करना है, फॉर्म भरने में क्या चीज का ध्यान रखना है, तैयारी करने में किन किन बातों का ध्यान रखना है।
एक डिटेल सिलेबस का वीडियो जल्दी ही लेके आएंगे। ठीक है? तो आज की वीडियो में बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।